Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute ED series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to start a very important topic from your examination point of view, that is priority sector lending. ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, और रीसेंट अमेंडमेंट्स के बाद और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है जी। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। दो पार्ट्स में हम इसे कवर करेंगे। आज हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और नेक्स्ट सेशन जो इसके बाद आएगा उसमें हम जो अपडेटेड नॉर्म्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर के, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड कितनी लिमिट रखनी होती है उसको समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों लेक्चर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट टू टेल यू कि एक डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डॉक्यूमेंट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मिल जाएंगे। सो डू गिव इट अ ट्राई, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशंस। सो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट आर द प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर वो होते हैं जिनको आरबीआई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये बहुत ज़रूरी है एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी की बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको उनको हम प्रायोरिटी पर लोन्स देंगे, फंड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो वो होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स। ये लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, वीकर सेक्शंस की मदद करते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। ये उन सेक्टर्स के नाम थे और ये आपको याद करने थे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हमने डिफाइन किए हैं, इनको हम बहुत इजी वे में, इजी तरीकों से, सस्ते तरीकों से लेंडिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। ये स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट इन द ईयर 1967, जब मोरारजी देसाई, जो कि तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना कंसर्न लोकसभा में रखा कि कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, बट उनको उस हिसाब से फंडिंग नहीं मिल पाती, क्रेडिट जो है उनको नहीं मिल पाता, बहुत दिक्कतें आती है, बैंक्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते क्रेडिट देकर टू द सेक्टर, वीकर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी या टू एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको पता है कि इनकम जनरेट होना बहुत सर्टेन नहीं है, राइट। सो इट इज़ अ लिटिल बिट रिस्की, एंड दैट इज़ वाई इस चीज़ को लेकर कंसर्न जो है मोरारजी देसाई ने अपना रखा। प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स को भरते हैं वो आपकी, एग्रीकल्चर, इनको इनफ बैंक क्रेडिट नहीं मिल रहा था। तो वहाँ से जो फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी सेक्टर का जो टर्म है वो इस्तेमाल किया गया, और इसी यही कॉन्सेप्ट जो फर्दर और ज़्यादा डेवलप हुआ, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है हमारे पास आया कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से जो क्रेडिट है, जो लोन्स है जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए अमंग ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कोई सेक्टर पीछे नहीं छूटना चाहिए। पहले अगर आपने लेंडिंग नॉर्म्स, जो लेंडिंग रेट के जो नॉर्म्स हैं उनको अगर पढ़ा ध्यान से, आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हो जो बी मॉड्यूल के हैं, उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में एक चीज़ करी थी कि स्टार्टिंग में बेस रेट एंड उससे पहले एम सी एल आर एंड ऑल, तो जब बैंक्स उन रेट्स का इस्तेमाल करते थे तो उनकी खुद की बहुत मैनिपुलेशंस उसमें रहती थी। वो अपने पसंद के जो लोग होते थे उनको तो सस्ते दामों पर लोन दे देते थे, उनको बेस रेट से भी नीचे के लोन्स वो प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो वीकर सेक्टर है उनको वो हायर रेट पर लोन प्रोवाइड करते थे। तो उस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए उन रेट्स को तो चेंज किया ही गया, बट ऑल्टरनेटिवली सेक्टर्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए पीएसएल का इंट्रोडक्शन जो है वो करा। ठीक है जी। सो दिस हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट मोर फेयरली अमंग ऑल द सेक्टर्स, और जब सब सेक्टर्स का हम ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हमें लेकर जाएगा। कोई सेक्टर मार्जिनलाइज नहीं होगा, कोई सेक्टर अंडर सर्व्ड नहीं होगा, सबको क्रेडिट मिलेगा फेयर तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये जॉब क्रिएशन में मदद करता है और पॉवर्टी की रिडक्शन में बहुत मदद करता है। तो पीएसएल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैंकिंग लॉज का एक अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इन दिसंबर 1967, और इसमें गवर्नमेंट ने ज़्यादा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रख लिया कि बैंक्स जो लेंडिंग करते हैं वो इंडिविजुअली सारा कंट्रोल बैंक्स के पास ना रहे, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी उसमें हो। ठीक है जी।
तो गवर्नमेंट ने इस एरिया में थोड़ा सा कंट्रोल अपने पास लेकर आए। बैंक्स को ये बोला गया कि आपको जो आप लेंडिंग जिस रेट पर कर रहे हो, जो आपके लेंडिंग से रिलेटेड, क्रेडिट देने से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, सब कुछ है, वो नेशनल गोल्स के साथ अलाइन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोन दे रहे हो कुछ 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 सेक्टर्स को, वो सेक्टर्स इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कंट्री की पॉलिसीज में सिर्फ उन सेक्टर्स की ग्रोथ थी ही नहीं, कंट्री की पॉलिसी में बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी और आप उनको केटर नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेशनल गोल्स के साथ लेंडिंग जो है बैंक्स की वो अलाइन होनी चाहिए। In July 1968, a National Credit Council meeting directed commercial banks to increase the credit to priority sectors। ठीक है, तो यहाँ से प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो क्रेडिट हम दे रहे थे उसको हमने इंक्रीज कर दिया, स्पेशली एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो आप देख ही सकते हो कि हम बहुत टाइम से एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने में लगे हैं, बिकॉज दे आर समवेयर, आई वोंट से द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, बट बैकबोन का हिस्सा ज़रूर है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ सफिशिएंट बनाता है हमें। अगर हम अपने कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने ही आप अपने ही घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि ऑलमोस्ट कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, मोर देन 50% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय दैट, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आरबीआई ने लिस्ट ऑफ सेक्टर्स जो है वो दी। वो जो 9 सेक्टर्स की लिस्ट हमने पढ़ी थी, दैट वाज द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स गिवन बाय आरबीआई, कि भाई ये लिस्ट है, इनको आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स में डालना है। यानी कि बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया कि जो भी आप क्रेडिट दे रहे हो, जो भी लोन दे रहे हो, वो इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी पे आपने देना है। आपके पास जितना भी पैसा है उसका 10%, 15%, जितने भी परसेंट बोला गया है, मेंशन किया गया है नॉर्म्स में, जो हम कल पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी पे इन सेक्टर्स को लोन देना है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आया। दिस लिस्ट इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक नीड्स एंड नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये डे टू डे, मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती है। एंड दिस वाज अपडेटेड इन 2020, ठीक है जी, आरबीआई के द्वारा। एंड इसमें 3 चीज़ें और इंक्लूड हुई, जो हमने 9 चीज़ें तो पढ़ी थी, उसके अलावा इसमें 3 चीज़ें और स्पेसिफिकली डाल दी गई, विच यू हैव टू रिमेंबर। पहला है लोन्स टू स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को जो हम लोन प्रोवाइड करते हैं अप टू 50 करोड़ तक के। लोन्स टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पावर पंप्स, ठीक है, दैट इज द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड इज लोन्स फॉर सेटिंग अप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, सीबीजीज। ठीक है, तो इन चीज़ों को और ऐड कर दिया गया प्रायोरिटी सेक्टर में, और इनको भी अब लेंडिंग जो है पीएसएल नॉर्म्स के हिसाब से मिलनी है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स एप्लीकेबल टू बैंक्स इन्वॉल्व्स लेंडिंग टू सर्टेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इट इंक्लूड्स डैश। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करिए, हैव अ लुक एट द ऑप्शंस और सही ऑप्शन को आंसर करने की कोशिश करिए। हाँ जी, तो only those sectors that have scheduled caste, scheduled tribes employed in the majority, only those sectors that have high proportion of women involved, only those sectors contribute most to the Indian GDP। अब देखो इसका आंसर जो है that will be option D। Why? Because is A, B and C, क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। ये वीकर सेक्शंस है ना, ये भी वीकर सेक्शन में आ जाएगा। और जीडीपी की कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज़्यादा करे वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर एमएसएमईज जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं। अगर स्पेसिफिक की बात करें तो ओनली दोज सेक्टर्स दैट हैव सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑन वास्ट पोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन एंड आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, ये जो है ये बड़ा स्पेसिफिक तरीके से डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है जी। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्ज़ाम, लेट मी टेल यू कि आप कुछ कोर्सेज हैं जिनको अवेल कर सकते हो edutap.in पर जाकर। उन कोर्सेज की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रैटेजिकली कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, edutap.in पर जाना है एंड यहाँ पर आपको कोर्सेज अलग अलग दिख जाएंगे। ठीक है, वी हैव अ मास्टर कोर्स, वी हैव लाइव क्रैश कोर्स एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट कोर्सेज भी हैं। आप ये ब्रोशर्स यहाँ से डाउनलोड करके इनकी डिटेल्स जो है, जो भी कोर्स आपको सही लगता है उसकी डिटेल्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो 4th to 6th September तक, इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन एनी कोर्स, तो वी हैव फ्लैट 80% ऑफ सेल फॉर यू। तो आपको क्या करना है, आपको ये गुरु 80
बिकॉज़ टीचर्स डे स्पेशल ये है, तो गुरु 80 कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हो, राइट? सो इन केस you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information, and I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.